हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द डिस्कवरिंग स्टोरीज पर। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपसे एक दो सवाल पूछेंगे। पहले, जब भी आपके जेहन में चाणक्य की नीति, वाल्मीकि का रामायण, आर्यभट्ट का आविष्कार, महावीर का मंदिर, गौतम बुद्ध का ज्ञान, नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इन सभी चीजों को कौन सी एक कड़ी जोड़ती है? या फिर मैं यूं कहूं, लोएस्ट पर कैपिटा इनकम, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, लोएस्ट लिटरेसी रेट, इन सभी को कौन सा एक कड़ी जोड़ता है? दोस्तों, इन सभी को एक कड़ी जोड़ता है जिसका नाम है बिहार। आज बिहार की स्थिति हमारे देश के अदर राज्यों से काफी अलग है। आज भारत के जीडीपी में बिहार का योगदान मात्र 3.1% है। वहीं पे अगर आप दूसरे राज्यों का जीडीपी देखें, महाराष्ट्र का देखें, तो वहां पे 6.6% है। कुछ दिन पहले नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार का रैंक 26 है। दोस्तों, यहाँ पे समझने की जरूरत है कि आखिर हमारा बिहार इतना पीछे कैसे हो गया। तो उसका बहुत सारा कारण है। आज भी हमारा बिहार इतना पीछे होने के बावजूद भी आज भी हमारा बिहार 4th लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसर है, 8th लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसर है। एक समय बिहार की ये स्थिति थी, 40% शुगर बिहार प्रोड्यूस करता था और आज स्थिति हो गई है मात्र 4% शुगर बिहार प्रोड्यूस करता है। एक समय बिहार के पास 3000 राइस मिलें हुआ करती, आज 2000 बंद है। इन सभी के पीछे हम लोगों को कारण समझना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ हमारे बिहार। तो जहां तक शुगर मिल और राइस मिल की बात है, जब तक वो प्राइवेट हाथों में थी तब तक बहुत ही सुचारू रूप से चल रही थी। लेकिन जैसे ही सरकार ने इसको अपने अंतर्गत लेने की कोशिश की, अपने अंतर्गत लिया, उसके बाद इसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार सामने आने लगे, जिस कारण से क्या हुआ, धीरे धीरे सारी फैक्ट्रियां बंद होने लगी। आज हमारा बिहार एक गरीब और बीमारू राज्य बन गया है। उसके पीछे बहुत सा कारण है। तो आज हम उसी कारण पे एक एक करके आप लोगों से चर्चा करेंगे। अगर आप देखिएगा तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बिहार को काफी नुकसान हुआ है। आज हमारे बिहार में कोई भी ऐसा कोस्टल रीजन नहीं है। आज हमारे बिहार का बॉर्डर देखोगे तो कोई भी ऐसा कुछ इंटरनेशनल बड़े देशों से वो कनेक्ट नहीं कर रहा है। आज जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो सब कोस्टल रीजन के होने के कारण वहाँ, जैसे आप अदर स्टेट ले लो, महाराष्ट्र ले लो, आप गुजरात ले लो, आप तमिलनाडु ले लो, वो सारा स्टेट एक कोस्टल रीजन पे बसा हुआ है। कोस्टल रीजन उसके अंतर्गत आती है, जिस कारण से क्या होता है कि उन्हें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में काफ़ी आसानी होती है अदर देशों से। बिहार में ये सब नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कोई भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री यहाँ पे अपने प्लांट बैठाने से बचती है। दूसरा, बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट का मतलब हुआ कि यहाँ वही कोस्टल रीजन नहीं होने के कारण, या फिर आप कहिए कि उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण नहीं होने के कारण यहाँ पे लोग बचते हैं इंडस्ट्री लगाने से। बिहार जो कि एक लैंडलॉक स्टेट है, जिस कारण से उसे इंटरनेशनल और ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज का दंश उसे झेलना पड़ता है। एक सरकार की एक पॉलिसी आई थी, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। सबसे पहले हम ये समझते हैं ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी क्या होता है और इसके कारण से बिहार को कितना नुकसान झेलना पड़ा। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी वो हुआ, जैसे मान लीजिए कि हमारे बिहार में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर उसको आपको भारत के किसी भी कोना में ले जाना है तो उसके लिए आपको समान ट्रांसपोर्टेशन भाड़ा लगेगा। मतलब समान भाड़ा, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो ये फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी इसलिए लाया गया था ताकि एक औद्योगिकरण एक बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया में हो सके। लेकिन इससे बिहार को क्या नुकसान, हमें ये समझने की जरूरत है कि जब अगर कोई कंपनी आती है बिहार से, नेचुरल रिसोर्सेज लेती है और उसे क्या करती है, वो इस पॉलिसी के तहत एक कोस्टल रीजन में अपना एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश करती है, एक कंपनी बैठाती है, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, अब उस नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से
बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसके कारण वो उसे आसानी से बाय सी वो अदर कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं। जिस कारण से क्या होता है, हमें बिहार को क्या मिला, हमारे बिहार को उससे कुछ नहीं मिला। हम क्या किए, केवल अपना नेचुरल रिसोर्सेज उठा के दूसरे स्टेट को दे दिए, और उस स्टेट में क्या हुआ, उस नेचुरल रिसोर्सेज के माध्यम से उन्होंने एक कंपनी एस्टेब्लिश की, वहाँ के युवाओं को रोजगार दिया, वहाँ उस स्टेट का रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो इस कारण से बिहार को काफी नुकसान हुआ। उसका खुद का नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हमारे बिहार में कोई भी कंपनियां, कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई भी फैक्ट्री नहीं बैठ पाई। बाद में 1991 में इस पॉलिसी को खत्म किया गया और 1993 में ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ कि फिट इंडिया पॉलिसी खत्म होना चाहिए, मतलब इसको खत्म कर देना चाहिए। तो तब तक हमारे बिहार का काफी नुकसान हो चुका था। आज भी आप देखोगे हमारे बिहार में कोई भी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई भी बड़ी कंपनी नहीं है। तो उसका एक दो कारण है, यहाँ का जो जमीन का जो मामला होता है, जमीन अधिकृत करना। आप जाके गुजरात में देखो, वहां पे क्या है, वहां पे एक सोशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है। सोशल इकोनॉमिक जोन क्या है कि जैसे भी आप किसी कंपनी को अपने यहाँ इन्वाइट करते हो कि आप आइए, आप हमारे यहाँ आप व्यवसाय कीजिए, हम आपको माहौल देंगे, केवल बोलने से नहीं होगा, आपको उसके लिए एक फ्रेंडली माहौल बनाना होगा। कैसे बनाना होगा, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी आती है, अगर आपसे मांगी कि हमें 2 एकड़ जमीन चाहिए, अब आप उसको जमीन दे दोगे, लेकिन वो कंपनी को बोल दो कि जाइए आप वहां पे जमीन अधिकृत कीजिए। तो जब वो उस प्लॉट पे पहुंचेगा तो पता चलेगा 2 एकड़ में कम से कम 100 जमीन मालिक। अब उस सारे 100 आदमी से वो जमीन का एग्रीमेंट कराना, जमीन लिखवाना उसके लिए काफी टफ हो जाता है। पता चला बाद में वो जमीन में कोई और मालिक निकल गए तो फिर केस मुकदमा होगा। तो कोई भी बड़ी कंपनी इस सब चीजों में नहीं पड़ना चाहती है। इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए कि आप खुद जमीन अधिकृत कीजिए, ये सारा पेपर वर्क आप करके रखिए, और कोई भी कंपनी आए तो उससे कम, बहुत लेस पेपर वर्क में आप उसको वो जमीन दीजिए, ताकि वो उस पर अपने फैक्ट्री को, अपने कंपनी को एस्टेब्लिश कर सके और सुचारू रूप से वहां पे अपना काम स्टार्ट कर सके। क्योंकि आप अदर स्टेट में जाइए, गुजरात में जाइए, आप महाराष्ट्र में जाइए, तो इन सब पचड़ों से वो सब बड़ी बड़ी कंपनियां को बहुत आसानी से वहां की सरकारें जो हैं उनका ये सारा काम कर देती हैं। तो हमारे बिहार गवर्नमेंट को भी इनसे, उन अदर स्टेट से सीख लेनी चाहिए और एक बहुत ही सोशल इकोनॉमिक जोन बहुत ही आसान बनाना चाहिए, जिससे कोई भी कंपनी आने से हमारे बिहार में हिचके नहीं। हमारा बिहार आज भी 80% आबादी बिहार का एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। आज भी बहुत सारे हमारे जो भी यहाँ के लोग हैं वो कृषि आधारित हैं, वो कृषि से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो इसके माध्यम से भी हमारे सरकार को, हमारे बिहार गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अगर आप चाहें तो बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है जो आप यहाँ पे बैठा सकते हैं, जिससे हमारे लाखों युवाओं को, मजदूरों को यहाँ पे नौकरी मिलेगा। आज ऐसा हाल क्यों हो गया है कि हमारे बिहार के लोग अदर स्टेट में जाके नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें वो इन्वायरमेंट मिल रहा है जो यहाँ नहीं मिल रहा है। आज एक और भी कमी है कि हमारे जो लोग बाहर जाके काम करते हैं उनमें एक स्किल की कमी है, और वो स्किल डेवलपमेंट तभी उनका हो पाएगा जब हमारे बिहार में बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी। हमारा बिहार आज इतना पीछे है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान सरकार कहें या भूतपूर्व सरकार कहें, उनकी भी बहुत बड़ी खामी कहिए या फिर कहिए योगदान रही है। जैसे 1990 हो या 2000 में हो, जब अदर स्टेट अपने यहाँ बाहर की कंपनियों को इनवाइट कर रही थी, अपने यहाँ एक सोशल इकोनॉमिक जोन बना के बड़ी बड़ी कंपनियों को बुला रही थी, उस समय हमारे बिहार में क्या हो रहा था, तो हमारे एक तरफ अदर स्टेट सोशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, तो हमारे बिहार में हमारे बिहार के नेता सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। किसका? तो कास्ट का। तो हमारा बिहार आज पिछड़ा है, तो उसमें कास्ट पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। और केवल नेताओं का ही नहीं, मैं कहूँगा यहाँ के लोगों का भी वही हाल है। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि आप अदर स्टेट में जाओगे तो वहाँ लोग रोजगार हो गया, वहाँ लोग डेवलपमेंट हो गया, उस नाम पे वोट देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, लोग कास्ट देख के वोट देते हैं। तो इसी कारण से आज हमारा बिहार इतना पीछे है। क्या आपको लगता है आपके कास्ट के नेता आपका कुछ भलाई किए हैं? नहीं किए हैं। अगर आप बारीकी से अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो पॉलिटिशियन केवल अपना काम कर रहे हैं। इसलिए हमें भी अपना काम करना होगा, हमें जागरूक होना होगा
और जब हम जागरूक हो जाएंगे तो कोई भी नेता हमें मूर्ख नहीं बना सकता। हमें अपने हक के लिए, हमें अपने डेवलपमेंट के लिए, हमें अपने एरिया में जो जो कमी है उस कमी को मुखर रूप से नेताओं के पास रखने के लिए हमें अपने आप को जागरूक बनाना होगा। अब हमें वर्तमान में कैसे बिहार आगे बढ़े इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और बिहार कैसे आगे बढ़े इसके लिए 4-5 हैं जो कि ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पे हमें बात करनी होगी। हमारे सरकार को इस पे ध्यान देना हो। जैसे पहला मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें बाहरी कंपनियों के लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही होगा। तभी आप केवल बोल देने से कि मेरे राज्य में सारा कुछ है, आप आइए इन्वेस्ट कीजिए, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आप तो बहुत सालों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि कोई बड़ी कंपनियां आए हमारे यहाँ, लेकिन नहीं आ रही। हमारे पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत। दूसरा, पहले बिहार में लैक ऑफ कंसिस्टेंट पावर सप्लाई के कारण भी कंपनियां नहीं आती थी। आज बहुत हद तक बिजली सुधरी है, आज बहुत कम बिजलियां कटती हैं, लेकिन अभी भी बहुत क्षेत्र में सुधार करने की जरूरत है। तीसरा, सड़क। आपको हर गली गली तक सड़क बनाना ही होगा, हर एक्सप्रेसवे ज्यादा से ज्यादा बनाना होगा। क्योंकि जब तक आप मान लो कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ बैठती है बिहार में, अगर उसको सड़कें खराब मिलेंगी तो उनका जो भी, मान लीजिए अगर वो बिहार स्टेट से महाराष्ट्र स्टेट में कुछ सामान मैन्युफैक्चर करके भेज रही है, अगर सड़कें खराब रहेंगी तो उसी सामान को उसे पहुंचाने में 10 दिन लगेगा। अगर वही सड़कें अच्छी होंगी उसी सामान को पहुंचाने में 6 दिन में वो कंप्लीट कर देंगे। तो एज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उनके लिए बहुत मैटर करता है कि अगर उनकी सड़कें खराब होंगी तो वो आपके यहाँ प्लांट नहीं लगाएंगे। तीसरा, आपको सोशल इकोनॉमिक जोन जो है उनके लिए प्रॉपर तरीके से डेवलप करना होगा। सारा पेपर, आप मान के चलो 80% पेपर वर्क आपको पहले से खत्म करके रखना होगा, ताकि कोई भी कंपनियां आए तो बहुत आसानी से वो लैंड एक्वायर करें और अपना काम स्टार्ट करें। इसके लिए सरकार को जोरदार पहल करने की जरूरत है। चौथा, जो भी क्रिमिनल और भ्रष्टाचार जो हमारे बिहार की आज के डेट में पहचान बन गई है, आज कोई भी बिहारी बाहर जाता है तो अपने आप को बिहारी कहने में उसे शर्म आती है। तो इस शर्मिंदगी से हम तभी उठ सकते हैं जब हमारे यहाँ लोग इन्वेस्ट करेंगे आके, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी। आज कोई भी बिहारी अदर स्टेट में नौकरी करने जाता है तो लोग उससे यही सवाल पूछते हैं, क्या तुम्हारे यहाँ कोई कंपनियां नहीं है जो तुम यहाँ आए हो नौकरी करने? क्या तुम्हारे यहाँ कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है? क्या तुम्हारे यहाँ कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है जो तुम लोग यहाँ जॉब करने आए हो? आप मुझे बताओ कितने साउथ के लड़के हो, लड़कियां हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो जो आपके बिहार में आके काम कर रहे हैं? नाम मात्र के, कोई भी आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन आप साउथ में चले जाओ, आधे से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहारी ही आपको मिलेंगे। प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हुए आपको बिहारी मिलेंगे। बिहारी आपको देश के हर कोना में मिल जाएंगे। तो उन्हें काफी खराब फील होता है जब उनसे ये सब सवाल पूछी जाती है। तो इसलिए हमें इस अदर स्टेट के लोगों की इस भावना को बदलना होगा। आज ऐसी क्या विडंबना आ गई कि हमारा बिहार हर साल सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस देता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बिहार में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, हमारे बिहार में गरीबी सबसे ज्यादा है। उसका मुख्य कारण है क्योंकि यहाँ के लोग सरकारी नौकरी के पीछे बहुत भागते हैं। सरकारी नौकरी एक लोग को नौकरी देता है, उससे एक परिवार चलता है। लेकिन अगर लोग बिजनेस के प्रति आकर्षित हों तो आप एक बिजनेस खोलोगे, आप एक कंपनी खोलोगे, आप एक फैक्ट्री खोलोगे तो उसके माध्यम से आप सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हो। आप गुजरात में चले जाओ, सरकारी सीटें वैकेंट हो जाती हैं, पड़ी रहती हैं, लेकिन लोग बिजनेस पे ज्यादा फोकस्ड करते हैं क्योंकि उस बिजनेस से उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, साथ साथ वो कई लोगों को रोजगार देते हैं। इसलिए हमारे बिहार के लोगों को भी ये मानसिकता चेंज करने की जरूरत है कि हम सरकारी नौकरी के पीछे थोड़ा कम भागें और अपना खुद का कुछ उद्योग स्टार्ट करें, ताकि उस उद्योग से आप 5, 10, 15, 20 लोगों को रोजगार दे सकें, सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकें। तभी हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। हम केवल सरकार को ये दोष दें कि सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। ठीक है, सरकार में भी बहुत कमियां हैं, सरकार को उसको दूर करना चाहिए, लेकिन साथ साथ हम भी एक बिहार राज्य के वासी हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उस जिम्मेदारी से भागे नहीं और कोशिश करें
कि हम कुछ एक ऐसा उद्योग लगाएं जिससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। आज बिहार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 26th रैंक, तो इसको कैसे एटलीस्ट टॉप 5 में लाया जाए, इसके लिए बहुत काम करने की जरूरत है और हर फील्ड में काम करने की जरूरत है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का फील्ड हो, चाहे वो रोड कम्युनिकेशन का फील्ड हो, चाहे वो लैंड एक्विजिशन का फील्ड हो, और भी बहुत सारे फील्ड है। तो इस सारे पे हम लोगों को काम करने की जरूरत है, हमको और सरकार दोनों को मिलकर काम करना। आज टूरिज्म सेक्टर में भी बिहार का बहुत स्कोप है, बस जरूरत है उसको तरीके से अच्छे से डेवलप करने की। क्योंकि देखिए, बिहार कोई समुद्र किनारे, समुद्र के तट पे बसा हुआ कोई राज्य नहीं है जहां पे आपको नेचुरल क्लाइमेटिक सुंदरता आपको मिलेगी, ये नहीं मिलेगी। मिलती है, एक दो जगह है जहां आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए और भी बहुत सारे हमारा बिहार महावीर की धरती है। हमारे बिहार में एक से एक महापुरुष हैं, एक से एक ऐतिहासिक धरोहर है इस राज्य में। हमें ज़रूरत है उन सारे चीज़ों को डेवलप करने की, और हमें एक ज़रूरत है एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बनाने की। उसके लिए हमारे बिहार सरकार को चाहिए कि आप उसको प्रॉपर तरीके से डेवलप करें। टूरिज्म ऑफ बिहार को कैसे भारत के पटल पे उसको अच्छे तरीके से रखा जाए, एक अच्छा ब्रांड एम्बेसडर बनाने की ज़रूरत है, जो जिसके फेस से जो भी वो अपने बिहार टूरिज्म के बारे में लोगों को बताएं, भारत के लोगों को बताएं, जिससे लोग का बिहार टूरिज्म के प्रति थोड़ा सा इंटरेस्ट जगे, लोग आए। जब भी अदर स्टेट के लोग बिहार में आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है बिहार में रेवेन्यू आएगा तो रोजगार पैदा होगा। तो हमें ज़रूरत है कि इस सेक्टर में भी अच्छे से काम करें ताकि रोजगार सृजन हो सके। आप अदर स्टेट में चले जाओ, आप उत्तराखंड में चले जाओ, आप गुजरात में चले जाओ, आप महाराष्ट्र में चले जाओ, जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं, तो आप जाओगे उसमें भी पाओगे अधिकतर आपको बिहार के लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करते हुए मिलेंगे। क्यों वो वहां जाके काम करेंगे, वो हमारे यहाँ काम करेंगे। हमारे यहाँ टूरिस्ट प्लेस की कमी थोड़ी ही है, बस कमी है तो इच्छा शक्ति की कमी है। कमी है तो वे सरकार के इच्छा शक्ति की कमी है, ताकि वो देखिए, आप अदर स्टेट में जाओ, आप गोवा क्या है, गोवा एक ऐसा स्टेट है जो पूरा का पूरा टूरिज्म बेस्ड है। अगर वहाँ टूरिस्ट आना बंद कर दें तो उस गोवा में फिर आगे कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, वहाँ पे समुद्र है तो वहाँ पे लोग आते हैं, लोग एंजॉय करते हैं, बट हमारे यहाँ समुद्र नहीं है, तो हमारे यहाँ और भी बहुत चीजें हैं जिसको आप दिखा सकते हैं लोगों को, और लोग बहुत अच्छे से और बहुत रुचि से देखेंगे। तो इन सभी टूरिज्म पे भी हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। बिहार वासियों को खास करके अपने लिटरेसी रेट पे भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आज लिटरेसी रेट में बिहार सबसे पिछड़ा है। क्यों पिछड़ा है? आज बहुत ही हास्यास्पद है, जिस राज्य में सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस निकलते हों, उस राज्य का लिटरेसी रेट इतना कम है। आखिर क्यों है कम? क्योंकि हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप जाके सरकारी स्कूलों का हालात देख, बहुत खराब। लेकिन अब हाल फिलहाल में सरकार बहुत अच्छा कदम उठाई है, जिस कारण से उम्मीद है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति जगेगा और लिटरेसी रेट भी बहुत हद तक सुधरेगा हमारे बिहार में। तो इसके लिए के गार्जियन को भी थोड़ा सा समझना होगा कि आप कम उम्र में बच्चे को काम करने के लिए भेज देते हैं, आप काम करने मत भेजिए, आप उन्हें स्कूल भेजिए। सरकार एक से एक स्कीम आपके लिए ला रही है, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं पहुंचाएंगे तो फिर इसमें सरकार से ज्यादा आप दोषी हैं। इसलिए शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आप बच्चे को शिक्षित करें, तभी हमारा बिहार शिक्षित होगा और तभी बिहार का लिटरेसी रेट अच्छा होगा अदर राज्यों से। आज हमारे बिहार में कोई भी कंपनियां नहीं आ रही हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है फ्लड। हर साल फ्लड का आना। फ्लड ऐसा आता है जैसे मान लो कि एकड़ में एकड़ फैला हुआ खेत को वो अपना एक प्लेग्राउंड समझ लेता है, और कम से कम 3 से 4 महीना तक बाढ़ पूरे बिहार में फैला रहता है। तो इससे हमारे सरकार को, हमारे बिहार गवर्नमेंट को समझने की जरूरत है कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से, बेस्ट तरीके से उसका यूटिलाइज कर सकें। कौन सा पैतरा अपनाएं जिस कारण से बड़ी सी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें। हमारे यहाँ जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो हर साल आप देखोगे बिहार में, चाहे वो दहेज प्रताड़ना हो, चाहे वो किसी की हत्या कर देना हो, चाहे वो रेप हो, मर्डर हो, तो इन सारे में बिहार का, आज अगर आप देखोगे नया डाटा जो आया है उसमें बिहार का स्थान 2nd पोजीशन पे है। तो इस तरीके से अगर ये रैंक रहेगा बिहार का, तो कैसे कोई भी कंपनियां हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेगी।
ऐसे कैसे कोई कंपनी आएंगे, क्योंकि उन्हें एक सिक्योर माहौल चाहिए। आप अदर स्टेट में चले जाओ, लड़कियां 12-12 बजे रात तक काम करती हैं कंपनियां में, फिर बहुत ही फ्रीली होके घर जाती हैं। क्या हमारे बिहार में वो माहौल है? नहीं है। तो हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना होगा, सरकार को इस चीज़ पे भी ध्यान देना होगा। जब तक आप उनको एक सिक्योर माहौल प्रोवाइड नहीं करोगे, वो लोग आपके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों पे भी हमें बहुत ज़रूरत है ध्यान देने की। दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा केस स्टडी बिहार को लेके। हो सकता है हमने बहुत सारा पॉइंट्स मिस कर दिया होगा, तो हम चाहेंगे आप वो पॉइंट्स को हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस पॉइंट्स को भी मेंशन करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। धन्यवाद।